अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान प्रोग्राम सहाफ़ी में आज हम पाकिस्तान में सियासी भूचाल के हवाले से बात करेंगे। पंजाब में कल तक गवर्नर के हुक्म के मुताबिक अगर पंजाब असम्बली का इजलास तलब नहीं किया जाता, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेना है, अपने बंदे पूरे करने हैं, तो एक नया आइनी बहरान भी खड़ा हो सकता है। और फिर अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर अगर पहले वोटिंग पर इसरार किया जाता है और गवर्नर के बुलाए गए इजलास में एतमाद का वोट नहीं लिया जाता, तो ये मामला अदालतों तक दोबारा जा सकता है। बज़ाहिर अदालतों का खड़ा किया गया ये बहरान है। 63A की तशरीह के बाद पंजाब में हुकूमतें जिस तरीके से बदली, उसके हवाले से जो भी सूरत हाल पैदा हुई है वो आज हमें देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत भी जो है उसकी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज ही सोने की फी तोला कीमत में 2200 रुपये का इजाफा हुआ है। सोना 1,74,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट 993 पॉइंट्स में कमी आई है। और जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है वो हमारे सामने है। बन्नू में ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हुआ है। और इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद। एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम में आने का। सबसे पहले तो एजाज ये बताएं कि जो बन्नू की सूरत हाल है, वज़ीर दिफ़ा ने तो ये बयान दिया है और ये अच्छी बात है कि वज़ीर दिफ़ा अब जॉइंट सेशन जो हो रहा है पार्लियामेंट का, उसमें ये उन्होंने इंकशाफ किया है कि मरकज़ क्लियर हो गया है। जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो मरकज़ था, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, तमाम दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। और ख्वाजा आसिम ने कहा है कि कार्रवाई में शामिल एक अफसर समेत SSG के 10 से 15 जवान जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और तमाम यरगमालियों को छुड़वा लिया गया है। क्या इतलात हैं एजाज सैयद? मतीउल्लाह, मेरे पास जो इतलात हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन एक बात जो है वो शायद ख्वाजा साहब ने नहीं बताई, उनकी अपनी कोई कंसिडरेशन होगी। मेरी इतलात के मुताबिक एक जो मिलिटेंट है वो अभी तक उसे क्लियर नहीं किया जा सका, जिसने एक यरगमाली बना रखा है हमारे एक सिक्योरिटी एहलकार को। ये बन्नू CTD के, ये बन्नू CTD की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरी इतलात के मुताबिक वो जो CTD के कंपाउंड के अंदर ही एक बाथरूम है, उसमें वो मौजूद है और वो रेजिस्ट कर रहा है। और उसके साथ मगवी भी है। उसके साथ मगवी भी है। और मेरी इतलात के मुताबिक इस जो मिलिटेंट है उसका नाम ज़रार है। अच्छा, और ये कौन सी तंजीम, कोई कालादम तंजीम है? ज़्यादातर मतीउल्लाह, इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान ने जिसे कालादम करार दे रखा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ज़्यादातर वही है जो कालादम तंजीम है। अच्छा एजाज, ये बताइए कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी अब एक किस्म की बज़ाहिर तशवीश का इज़हार किया जा रहा है और अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन से एक सवाल किया गया और उनसे पूछा गया क्या इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, इनको रोकने के लिए ड्रोन्स का दोबारा इस्तेमाल इस खित्ते में किया जाएगा। और अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के हवाले से जो बयान दिया, पहले आपको वो सुनाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। We have partnered with our Pakistani friends to take on, to help them take on this challenge. We stand ready to assist, whether with this unfolding situation or more broadly, but this is a situation for which we'd have to refer you to. अमेरिका की तरफ से शायद पहली बार इतने वाज़ेह अल्फाज में इशारा दिया गया है कि वो बड़ा एक्टिवली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो सपोर्ट है अमेरिकी हुकूमत की, ये किस शक्ल की हो सकती है? मतीउल्लाह, अभी रिसेंटली अमेरिकी सेंटकॉम के जो चीफ़ हैं वो पाकिस्तान में आए और उन्होंने पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की, जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। और वो अकेले नहीं थे, ज़ाहिर उनके साथ उनके वफ़द के दीगर अरकान भी थे। हमारी इतलात के मुताबिक अमेरिका जो है जो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर कंसर्न तो है। और ये कंसर्न किस बात पे है? आपको याद हो कि आपसे कुछ ही अर्सा पहले डॉक्टर एमन ज़वेरी को काबुल में एक ड्रोन हमले में मार दिया गया था। अब काबुल में ड्रोन हमले में डॉक्टर एमन ज़वेरी का मारे जाना जो फरवरी 2020 में
एग्रीमेंट था, दोहा एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसकी खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि वो किसी गैर मुल्की, मगर अफगान हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इतना सख्त रद्द-ए-अमल नहीं आया उसका। नहीं, वो उसकी वजह यह है कि अफगान हुकूमत वाज कॉट कि दे वर होस्टिंग डॉक्टर ऐमन ज़वैरी इन काबुल। तो ज़ाहिर है उन्होंने रद्द-ए-अमल क्या देना, बल्कि उन्होंने तो इस बात की मजम्मत की कि हमारी जो एयर स्पेस की और हमारी जो इंडिपेंडेंस है, उस सॉवरेनिटी है, उसको निशाना बनाया गया है। ये उन्होंने तो ये कहा। तो इशू ये है कि अमेरिका जो है वो इसलिए कंसर्न है, वो हमारी मोहब्बत में कंसर्न नहीं है। किस शक्ल की मदद हो सकती है, कौन कौन सी इकसाम है जिसमें अमेरिका हमारी मदद कर सकता है? मतलब मेरा जो ख्याल है, और कुछ थोड़ी सी इसमें मालूमात भी है, कि अमेरिका चाहता है पाकिस्तान की एयर स्पेस वो ले। दूसरा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस जो तावन है वो भी रिज्यूम करना चाहता है, पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करना चाहता है, क्योंकि काबुल के अंदर उस तरह से अमेरिकी प्रेजेंस नहीं है। तो वो इस्लामाबाद से बैठ के काबुल को देखना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पे है लॉजिस्टिक्स। अच्छा, एजाज में आपको यहाँ बड़ा ही अहम सवाल है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और बहुत सारी ये साजिशी थ्योरीज भी आती रही हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए बैन-अवी साजिशें भी होती रही हैं और होती हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी या दहशतगर्दी के मुकाबले के नाम पे मौजूदगी, वो क्या पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए कोई खतरा तो नहीं होगा? मतीला, अमेरिका कोई बड़ा गेम प्लान तो नहीं है? अमेरिका जो है वो माजी में भी पाकिस्तान का अलाय रहा है, माजी में भी यहाँ पर पाकिस्तान में रहा है, उनके अपने एजेंडाज होते हैं। और आपको और मुझे याद होना चाहिए कि जब पाकिस्तान एटमी सलाहियत हासिल कर रहा था, तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका को इल्म नहीं था। उस वक्त अमेरिका पार्टनर था पाकिस्तान का, और अमेरिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आपके ख्याल में ऐसा कोई खतरा नहीं है अगर अमेरिकी बूट्स जो हैं पाकिस्तान के सरजमीन पे आते हैं किसी भी शक्ल में, चाहे लॉजिस्टिक्स की, चाहे इंटेलिजेंस की, चाहे एयर स्पेस की शक्ल में? मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपने मफादात को मद्देनजर रखकर ही ऐसी कोई इजाज़त देगा। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर इस तरह का को खदशा हुआ, तो जो जिम्मेदार हैं हमारे सिक्योरिटी के, वो उसको डिफेंड जरूर करें। एक तो जिम्मेदार, आज अच्छी बात है, ख्वाजा आसिफ ने बतौर वज़ीर दफ़ा एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को भी दी है। एजाज सैयद, जो पिछले चंद साल में, बल्कि रवा साल में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल रही है, वो भी हम नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहते हैं। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ रिपोर्ट है, डॉन न्यूज़ ने ये खबर दी है, डॉन न्यूज़ टेलीविज़न ने। रवा साल जो अस्करियत पसंदों ने 330 हमले किए और हमलों में 483 अफराद हलाक हुए। अक्टूबर में 39 हमले हुए, 33 अफराद हलाक हुए और 41 जख्मी हुए। नवंबर में 34 हमले हुए, 42 अफराद मारे गए। नवंबर में 2 खुदकुश हमले हुए, एक फाटा जबकि दूसरा कोयटा में हुआ। इस वक्त जो है एक और साइट भी है जहाँ पे सूरत हाल कंट्रोल शायद नहीं हुई, जनूबी वज़ीरिस्तान की, उसकी कोई इत्ला? इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान वो अमली तौर पे एक बैटल फील्ड बना हुआ है। वहाँ पर जो तालिबान के मिलिटेंट्स हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी अलग सुबह बल्कि उन्होंने, तालिबान ने एक थाने पे, जनूबी वज़ीरिस्तान के एक थाने के ऊपर हल्की गोलाबारी की है। हल्के और भारी जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए हैं। तो अगर आप खाली KPK में बात करते हैं तो 951 अटैक हो चुके हैं आज तक। एनीवे, मुझे आखिर में ये बताएं, क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के बाद ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है, इसकी वजह हमारी पॉलिसियों की नाकामी थी या जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ना देना थी? मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिसी थी TTP के साथ, कि TTP से मुज़ाकरात करने, उस पॉलिसी ने बड़ा डैमेज किया है। उस पॉलिसी की वजह से मेरे ख्याल में ये सूरत हाल में देखना पड़ा। बहुत शुक्रिया। आप सहाफ़ी प्रोग्राम में अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सहाफ़ी में अब हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सियासी मुस्तक़बिल से और उनसे जुड़े कुछ मुकदमात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर टेरियन वाइट, जो मुबैना तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की खुफिया बेटी हैं, उससे मुतल्लिक़ रिट दरख्वास्त की समाअत हुई। इससे पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने प्री एडमिशन नोटिस, यानी समाअत से कबल का नोटिस, और ये तय नहीं हुआ कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, इस हवाले से इमरान खान को नोटिस जारी किया था। और आज इमरान खान की तरफ से पहली बार हाज़िरी लगा दी गई है बज़रिया उनके वकील एडवोकेट सलमान अकरम राजा की तरफ से। ये पहली बार ऐसा होगा कि इमरान खान की तरफ से बाकायदा एक वकील इस मामले में
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और सलमान अकरम राजा ने आज मज़ीद वक्त मांगा है। उनको 19 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। इसमें दूसरे फ्रीकैन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत भी फरीक है। उनकी तरफ से अभी कोई मौक़िफ़ नहीं आया। इस मामले के ऊपर यूँ तो बार बार सवाल उठते रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहले केसेस जो हैं बगैर समात के खारिज होते रहे, मगर ये सवाल ऐसा है कि जो इमरान खान के चेहरे पर किसी सहाफ़ी ने शायद पहले कभी नहीं इस तरह किया जिस तरह के एक सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने किया था 2018 के इलेक्शन से पहले। और ये हम झलक आपको दिखाते हैं और फिर उस पर इमरान खान ने क्या कहा था और उसका क्या मतलब है, ये मतलब आप खुद ही निकालिएगा। देखते हैं हामिद मीर ने सवाल क्या किया था टेरियन वाइट के बारे में और इमरान खान ने उसका जवाब क्या दिया था। 1997 में आपने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त से मैं वो सुन रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं कि इल्ज़ाम बार बार आता है। 97 में भी आया, फिर 2002 में भी आया, फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आप पे एक इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर हुआ, वो वहाँ से मुस्तरद हो गया, फिर वो बात वापस आती है, फिर वापस आती है। अब आपने जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं तो हर जगह पे फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लोग जो हैं वो मसला उठा देते हैं, एतराज़ करते हैं सीता वाइट की बेटी का। अब उस पर मुझे याद है कि आपने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में MQM के जो मिनिस्टर्स थे जिनको वो पूरा रिकॉर्ड और वो अमेरिकन कोर्ट का फैसला भी दे के भेजा गया था, आपने उसका वहाँ पे जवाब दिया। लेकिन ये मसला ख़त्म नहीं होता और हर जगह हर जब भी आप इलेक्शन में आते हैं मसला आ जाता है। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं है? पॉइंट ये है कि हामिद मीर, मुझे ये बताएं कि हम जो भी पॉलिटिक्स में आते हैं, हमारे कोई जितनी भी ज़िंदगी होती है, इंसान से आप अगर वो एक मुल्क की लीडरशिप पे आना चाहता है, उसका सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या वो फाइनेंशियली करप्ट है या नहीं, क्या वो सच्चा इंसान है या नहीं, अमीन का मतलब कि इंसाफ करने वाला सादिक और अमीन है या नहीं। ये नहीं मतलब होता कि हम कोई फरिश्ते होते हैं। यानी ये जो तासुर देना चाहते हैं कि जनाब ज़िंदगी में कभी भी किसी इंसान कोई जो ऊपर आए वो कोई गलती ना करे, यानी उसने कोई गुनाह ही ना किया हो, ये तो इंसान है ना हम। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है बार बार सामने आती है, इसको सॉल्व करने का तो बड़ा आसान तरीका है, आप यस या नो में जवाब दे दें। हाँ मीर, ये नॉन इशू है, नॉन इशू है, इसके ऊपर मैं जवाब क्यों दूँ? आप इशू नहीं है, कोर्ट में भी नहीं गए आप सिंपल चीज़ वो पूछेंगे कि क्या इमरान खान अवाम का पैसा ईमानदारी से कलेक्ट करके ईमानदारी से अवाम पे खर्च करेगा? ये है पाकिस्तान का इशू। ठीक है, इशू ये है कि जो लोग ऊपर हुकूमत में बैठते हैं वो बिल्लियाँ बैठ जाती हैं दूध की हिफाजत करने के लिए, वो मुल्क का पैसा चोरी करके जो पैसा अवाम पे लगना चाहते हैं वो बाहर चला जाता है, या वो हमारे पास पैसा नहीं मुल्क चलाने के लिए। ये है इशू पाकिस्तान का। पाकिस्तान की अवाम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगी इस इलेक्शन में, करप्शन इशू बन चुका है कि क्या जिसको भी हम वोट देंगे वो हमारा पैसा दयानतदारी से रखेगा, जो मुल्क का खजाना है उसका दयानतदारी से ध्यान रखेगा, हमारा टैक्स का पैसा हमारे पे खर्च करेगा बजाय अपने ऊपर। ये है इशू, ये बाकी नॉन इश्यूज है। अब इस जवाब का जो भी मतलब हो, अब आपको बताते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब कार्रवाई ख़त्म हुई और 19 जनवरी की अगली तारीख तय हो गई टेरियन वाइट के केस में, तो सहाफ़ी ने एडवोकेट सलमान अकरम राजा से कुछ सवाल करने की कोशिश की और कुछ जवाब ज़रूर मिले। साहब, आप टेरियन वाइट के केस में आप वकील हैं इमरान खान सर? जी, तो आज आपने किस बुनियाद पे टाइम मांगा सर? नहीं, आज हमने वकालतनामा दिया, अदालत ने खुद ही ये मुनासिब समझा कि मजीद टाइम दिया जाए। आप समझते हैं खान साहब को हाँ या ना में इसमें जवाब देना होगा? मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, जब हम फाइल कुछ करेंगे तो आप देख लीजिएगा। तो आप समझते हैं ये केस जो कानूनी लिहाज से कोई इसकी अहमियत है सर? आप देख लीजिएगा, अदालत में है मामला, अदालत फैसला करेगी कि अहम है या नहीं है मामला, बात वहाँ से आगे चलेगी। आपकी खान साहब से इस हवाले से मुलाकात हो गई है या अभी होनी है? देखिए, मेरे वो क्लाइंट है, तो जो मुझे इंस्ट्रक्शंस इस वक्त दरकार थी वो मुझे मिल चुकी हैं। अच्छा, तो आप इसके हवाले से कोई हतमी जवाब देने के पाबंद नहीं है कि हाँ या ना में, क्योंकि ये एक कानूनी इशू है, पहले भी हाई कोर्ट में आ चुके हैं वैसे? जी, इसमें बहुत से इश्यूज हैं, इसमें कानूनी इश्यूज भी हैं और दीगर भी हैं, तो जब हम पोजीशन लेंगे कोई तो आप देख लीजिएगा। आप समझते हैं दीगर में मजहबी मामला भी आ जाता है इसमें? मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा जी, नो कमेंट। कोई करना होगा हमारा
अदालत में 19 जनवरी डेट हुई है, उस दिन देखिएगा क्या होता है। 19 जनवरी को। अच्छा। एडवोकेट सलमान अकरम राजा तो बाकायदा तौर पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील हैं, मगर एक वकील ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मुकदमात में रज़ाकाराना तौर पे अज़ खुद ही हर केस में मौजूद होते हैं, बल्कि अपनी हाज़िरी भी लगाते हैं। जी हाँ, ये हैं तहरीक इंसाफ के बड़े सपोर्टर और हिमायती एडवोकेट अज़हर सिद्दीक, जो कि एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आज भी टेरियन वाइट के केस में दरख्वास्त का जो जवाब है उसके लिए ये वकील तो मुकर्रर नहीं हुए, मगर इन्होंने टेरियन वाइट के केस में अपनी हाज़िरी लगाई और कार्रवाई के बाद सहाफ़ी को ये बताया कि वो इस केस में मुआवनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं इमरान खान के वकला की टीम की। और फिर हमने उनका मुख्तसर इंटरव्यू किया तो एडवोकेट अज़हर सिद्दीक ने कुछ नई तौजीहात पेश की टेरियन वाइट के इस केस के हवाले से और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे लगाए गए इल्ज़ाम के हवाले से। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक ने अपने टेरियन वाइट के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उन पर क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मुबैना तौर पे खुफिया बेटी के हवाले से जो रिट दरख्वास्त दायर की गई है उसमें इमरान खान की भरपूर वकालत कर रहे हैं। अज़हर सिद्दीक साहब, आज की कार्रवाई के बारे में कुछ अच्छा, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूँ। मैं लफ्ज़ अगर आप मुबैना इस्तेमाल कर दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं वापस लेता हूँ इमरान खान की बेटी के केस में। लफ्ज़ भी देखिए, मैं फिर अर्ज करता चलूँ तो मतलब वो इमरान खान की बेटी छोड़े, है। नहीं मैं फिर छोड़, ये तो हम, ये तो पूरी, ये तो आप कहते फिर रहे हैं या बाकी लोग कहते फिर रहे हैं ना, मुबैना ना कहूँ। वो 2004 से ये मामला लेकर चलते फिर रहे हैं, इतनी अदालतों में गया 2004 से आज मेरा ख्याल है इमरान खान शायद 2004 में क्या हुआ था? वो 2004 से लेकर चल रहे हैं, क्या कर लिया इन्होंने? क्या हुआ था 2004? मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये कागजात नामजदगी पे इस तरह के एतराजात बहुत दफा आए हैं, ये चलते रहेंगे, ये सियासी इशू है और याद रखिएगा सियासी तौर पर वो लेकर चल रहे हैं। बेटी है या नहीं है? मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये सियासी मामला है, खुदारा इसको सियासी मामला रहने दें। आपको नहीं पता? वो मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये सियासी मामला है, कोई ताल्लुक नहीं है। और याद रखिएगा सियासी सही बेटी है या नहीं? अब मैं फिर अर्ज करता चलूं, मेरी बात सुने, शायद हमें दीन इस्लाम का अंदाजा नहीं है। अच्छा, दीन इस्लाम को अगर आप सामने रख इस्लाम क्या कहते हैं? वो बस छोड़ दें इन चीजों को। मैं सिर्फ दीन इस्लाम को कैसे छोड़ दें? मती साहब, आप हम सबको पता है कि दीन इस्लाम में क्या तरीका कार है। अगर कोई बेटी है तो क्या तरीका कार है। आपके यहाँ अगर किसी की कोई बेटी है, साहबजादी है, तो वो आपके यहाँ नादरा का सिस्टम मौजूद है, फरसियू का सिस्टम मौजूद है, डीएनए का सिस्टम। मैं फिर अर्ज करता चलूँ आपको, आप देखिए अच्छा नहीं लगता ये मामला। क्या अच्छा नहीं लगता? ये अभी जब अब मुझे बताए किसी ट्रायल कोर्ट में ये साबित हो गया, हम किसी ट्रायल कोर्ट में साबित नहीं किया। अच्छा, नहीं है बेटी? मैं फिर वही अर्ज करता हूँ, भाई नहीं है तो ये सारा कुछ हो रहा है, अगर हो तो फिर तो एडमिटेड बात हो। ये ट्रायल कोर्ट में जाएं, मैं बताऊं बड़ा अच्छा सा मशवरा देना हूं। तो 2004 के एफिडेविट कैसे आ गया? अगर नहीं है तो फिर 2004 के एफिडेविट कैसे? देखिए कानून क्या है, सिविल लॉ में अगर कोई बंदा फौत भी हो जाए ना तो डेक्लेरेशन लेनी पड़ती है इस्तकरार हक का। अगर मैं दावा करूं कि मैं उसकी बेटी हूं तो मुझे कोर्टों में जाना पड़ेगा डिक्लेयर कराने की। बेटी तो कोई अपनी मुबैना आने रही है, अदालत में हुई है ना। वो मैं फिर अर्ज करता जो, देखिए मती साहब बात बड़ी सीधी सी है कि यहाँ जो पाकिस्तानी निज़ाम है ना, पाकिस्तानी निज़ाम है और जो शरा का निज़ाम है, हमें उस पर यकीन करना चाहिए। इस तरह की तोहमतबाजी, इस तरह के इल्जाम, अच्छा ये तोहमत है आप कह रहे हैं? मैं फिर अर्ज करता चलूं, सियासी चीजों को खुदा नहीं, आपने कहा ये तोहमत है, तोहमत लगाते फिर रहे हैं। अच्छा। छोड़ें इस बात को, ये सियासी बान है। मैं फिर अर्ज करता खान साहब ने तरदीद कर दी है। मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये खान साहब से सवाल कीजिएगा, मैं आप उनके वकील हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं इस वक्त अज़हर सिद्दीक के तौर पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो कि आपने कहा, मैंने आपको मना किया था कि मैंने इस केस पे कोई गुफ्तगू अभी नहीं करनी, लेकिन आप चूंकि भाई हैं, आपने जो बात की, मैंने देखिए एक बात ज़हन में रख लें, एक असूल रख लें, पाकिस्तान में एक कानून है, पाकिस्तान में आइन का निज़ाम मौजूद है। किसी को किसी के साथ अगर कोई रिश्ता जोड़ना है तो तरीकाकार बड़ा वाज़ेह है। वो क्या कानून है? उसके लिए आप आए अदालतों में, सिविल कोर्ट में दावा दायर करें, सिविल कोर्ट में दावा दायर करें। भाई आप मिसाल के तौर पर मेरा जो औलाद है वो आगे हिस्सा लेना है तो सिविल कोर्ट में जाएगी, डेक्लेरेशन लेगी। क्या में हुआ है ना? मैं फिर अर्ज करता हूँ, भाई अमेरिका में अमेरिकी को निजाम चलता होगा अपनी जगह पर, पाकिस्तानी निजाम के तहत अभी तक एक भी सबूत नहीं है। और याद रखिएगा, ये जितनों ने इल्जाम लगाए हैं किसी स्टेज के ऊपर तोहमत अपनी जगह
और बाकी डेफोमेशन में भी याद रखिएगा इंशाल्लाह सख्ती। छोड़ दे इल्जाम जो भी है। इल्जाम क्या है? मैं फिर अर्ज करता चलूं, क्या इल्जाम है? अब मैं जो अर्ज करता चलूं, छोड़ें इस इल्जाम को। बात बड़ी सीधी सी है। आप ये कह रहे हैं कि ये इल्जाम है कि टेरियन वाइट ये इल्जाम है और क्या है? ये इल्जाम है, ये इल्जाम है सारा, झूठा इल्जाम है। ओ मैं फिर अर्ज करता हूँ, अभी आप जरा इस प्रोसीडिंग को खत्म होने दें। इस दफा जो इनके पीछे हैं उनके चेहरे बेनकाब होंगे, और जो भी है देखिए हमें पता है कौन कौन है। क्या इसमें अमेरिकी साजिश? मैं फिर अर्ज करता हूँ, देखिए अच्छा नहीं लगता, बड़ी सिंपल सी बात खत्म कर दूं मैं आपको कि पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ को आप अहमियत दें, और निज़ाम इंसाफ में हम ये लेंगे जुरिसडिक्शन के पॉइंट किसी वक्त आएंगे कि ये सिविल कोर्ट का काम है, सिविल कोर्ट बैठकर जाकर डिसाइड करे, यानी अभी एक है ही नहीं। और याद रखिएगा जब तक कोई वैसे भी अगर कुछ हुआ है तो अमेरिका में हुआ है। सर अमेरिका में भी नहीं कुछ हुआ, मैं बता दूं आपको, मैं सुन लीजिएगा। मिसाल के तौर पर अजहर सदीक का ये मोबाइल का मालिक है, मोबाइल का मालिक अदालत डिक्लेयर कर देगी तो आप ले लेंगे, या मैं ऑन कर लूंगा तब आप ले लेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी चीज ही नहीं है, तो ये तो हवाई बातें हैं, चलती रहेंगी सारी। ऐसी चीज नहीं है, कोई सबूत ऐसा नहीं है, छोड़े इन बातों को। मैं फिर अर्ज करता चलूं, मतलब डीएनए करवा लेंगे। फिर वही मैं फिर अर्ज करता चलूं, बात फिर वही जमाइमा के पास क्यों रह रही हैं? मैं फिर अर्ज करता चलूं, देखिए मैं उनमें आई डोंट वांट टू इंडल्ज इनटू दीस थिंग्स ही, सिंपल सी बात है। मेरे वकील हैं, आप कहते हैं मती साहब फॉर गॉड सेक पाकिस्तानी कानून का एहतराम करें। पाकिस्तानी कानून में है, जाएं जाकर डेक्लेरेशन लेके आए, इस्तकरार हक का ये है, निजाम है पाकिस्तान का, लेकर आएगा। वो हो जाए वो बच्ची, अगर वो बच्ची कहती है कि मैं अपना मेरा ये ताल्लुक है तो जाए वो बच्ची। या आप और मैं कौन है? मैं और आपको कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है कि किसी पे इस तरह के, और ये बड़ा सीरियस इशू है कि एक आदमी पे ऐसे इल्जाम लगाएं उससे आप उसका कितना नुकसान हो सकता है कि खान साहब ने तरदीद कर दी। ओह मैं फिर अर्ज करता चलूं, फिर आप तरदीदों में पड़े हुए हैं, बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी हुई है। अगर होता अब तक तो 2004 से अब तक कई बातें आ जाती। ये जो मामला है ना, पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के तहत जाएं, डेक्लेरेशन फाइल करें। मैं सुना है मुद्दई सुस्त, गवाह वकील चुस्त। खान साहब एक बयान जारी कर, फिर वही मैं अर्ज कर दूं, मैं फिर वो ये बयान देखिए मैं फिर अर्ज करता चलूं, मैं आप देखते आ रहे हैं सियासी बातें हैं, ये सियासी बातें होती रहनी हैं, आप जितना मर्जी रोक लें इनको और सियासी जारी रखें इसको। जो तोहमत का इल्जाम है ये सियासी तो नहीं है, बड़ा संगीन इल्जाम है। देखिए मैं बताऊं, मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत हो गया है अब इस तरह की जो इल्जामात है ना, इसको इसके मंतकी अंजाम तक जाना है, और इंशाल्लाह जो भाई इसमें तोहमत के हवाले, आपको पता है कि आप किसी पे तोहमत लगाएं तो जुर्म क्या है, ये याद रखिएगा। अब जो भी लो, जो भी को बंदा है, जो भी को पीछे है, अब ऐसा तो नहीं है ना इमरान खान पे तोहमत लगाई जाए। ओह मैं फिर अर्ज करता चलूं, आप मती साहब क्या कज़फ का दावा करेंगे? मैं फिर अर्ज करता चलूं, मैं फिर अर्ज करता चलूं। आप खान साहब को क्या मशवरा? मेरी बात सुनिएगा, मैं अपनी जात की हद तक तो हूं ना, या मेरे पे इल्जाम इस तरह का कोई आएगा तो कज़फ बनता है, ये मैं बता दूं आपको, बिल्कुल कज़फ बनता है। क्यों नहीं कर रहे? वो मैं फिर अर्ज कर, ये सियासी बातें हैं, ये पॉलिटिकल गेमिक्स खेले जा रहे हैं। वो जिन्होंने खेलना है, वो जो चेहरे हैं, वो जो बैठे लंदन में बैठे हो या आसपास बैठे हैं, सामने आके खेलें, सामने आके अपने नामों से फाइल करें, फिर मजा आए करने का। वो ये कि अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा, चननदीन, ये छोड़ रहे हैं इस बातों को। बहुत शुक्रिया। इतना कुछ सुनने के बाद अब शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप सहाफ़ी प्रोग्राम में अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, पंजाब की सियासत के हवाले से। अब सहाफ़ी की नज़रें हैं पंजाब की असम्बली के ऊपर, जहां पे कल परवेज़ इलाही गवर्नर के हुक्मनामे के मुताबिक एतमाद का वोट लेंगे। और एतमाद के वोट के लिए करीम सदीकी साहब, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI और इमरान खान भरपूर अंदाज में चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत में खड़े होंगे। और सिर्फ एक दिन पहले ही चौधरी परवेज़ इलाही ने जनरल बाजवा के हवाले से जो कुछ किया, आपको लगता है कि PTI के अराकीन भरपूर अंदाज में जोक तर जोक आएंगे और परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देंगे? ये क्या सूरत हाल बन रही है? देखें, यही वो पॉइंट है जहाँ पे पता लग जाएगा कि हाँ तहरीक इंसाफ वाकई चौधरी परवेज़ इलाही से नाराज़ है या नहीं है। तो जाहिर है जो अरकान आएंगे वो उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी का मीटिंग होगी पार्लियामेंट्री पार्टी की उसमें वो क्या फैसला करते हैं, असेंबली में आते हैं पार्लियामेंट्री पार्टी की, और ये PTI की पार्लियामेंट्री पार्टी और काफ लीग की पार्लियामेंट्री पार्टी, उसका जाहिर है जो भी इजलास होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक के वाले से। अदम एतमाद की तहरीक में तो
ये चीज़ मैंडेटरी है वहाँ पे तो है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फैसला होगा उस तरफ जाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक के अंदर मेरा ख्याल है कि अगर आप एतमाद का वोट लेने के हवाले से ऐसी कोई कदगन है नहीं है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होगा या नहीं होगा। वहाँ पे वो लफ्ज़ है कि वो ईवान की अक्सरियत उनके ऊपर एतमाद का इजहार करती है या नहीं करती अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट लगा देगी। अच्छा, वो तो एक बिल्कुल दूसरी वाली बात है। अगर देखा जाए 63A की इंटरप्रिटेशन तो उसके ऊपर तो दो जज साहबान कहते हैं कि रीराइट किया। 63A के अंदर जो जहां पे नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है वहां पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी इकट्ठे नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इकट्ठे दोनों का जिक्र है। मेरा नहीं ख्याल है नो कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों का इसमें जिक्र है। नहीं, वो मेरे ख्याल में ईवान की अक्सरियत है। अच्छा, वहां पे तो जो है उसमें जो तीन चीजें ना कि जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी से आप हट नहीं सकते, वही कह रहा हूं, उसमें 95 वोट के ऑफ अंदर है। कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस इकट्ठे लिखे हैं 63A के अंदर, दोनों अलग अलग से मेंशन किए हुए हैं। मगर असल सवाल ये पैदा होता है असल में सियासी सवाल है ना, नहीं सियासी पॉलिटिकल क्वेश्चन ये है कि क्या पीटीआई के लोग चौधरी परवेज लाई के उस मशहूर जमाना इंटरव्यू के बाद कि मुझे बिठा के जनू बाजवा को इन्होंने ये कहा वो कहा, इसके बाद क्या पीटीआई इसके अलावा और भी है जो गवर्नर का खत है, मतलब अगर देखा जाए तो जो लफ्ज है आइन के अंदर लिखे हुए कि इफ द इससे पहले गवर्नर वोट का एतमाद का वोट लेने से पहले शेल का लफ्ज है कि उसको गवर्नर को मुतमईन होना जरूरी है कि भाई चीफ मिनिस्टर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, ठीक है, और ये पब्लिक नॉलेज के अंदर हो। अब उसके लिए उन्होंने 4-5-6 ग्राउंड्स जो हैं वो लिखी हैं, जिसमें एक्स आर्मी चीफ के हवाले से डिफरेंस का भी जिक्र है उसमें। देखिए जो शिक है ना जो गवर्नर के इजलास बुलाने के लिए है कि गवर्नर ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगा ता वक्तिया उसे ये इत्मीनान ना हो कि वो वजीर आला को सूबाई असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद। अब ये इत्मीनान जो है वो कैसे हासिल हो रहा है, ये जो ऑर्डर है गवर्नर का इसमें वो कह रहे हैं कि जी ये लोगों को भी पता है और ये अखबारात में भी छपा है, टीवी चैनलों पे भी चला है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो एतमाद अपनी पार्टी का जो सरबराह शुजा हुसैन का एतमाद खो चुका है। अब वो पार्टी के सरबराह का क्या रोल है, सूबाई असम्बली के अंदर अक्सरियत से उसका क्या ताल्लुक है, और फिर पंजाब असम्बली में अपने मेंबरों की जो सपोर्ट है वो भी खो चुका है। अब ये कैसा सबूत है जो गवर्नर ने जिसको देख के इतना बड़ा फैसला कर दिया है? क्या ये इसी खत के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये एक पब्लिक नॉलेज के अंदर बात है, और वो पब्लिक नॉलेज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर इन दोनों के बयानात जो हैं वो चल रहे हैं, और जिससे वाज़े तौर पे एक फर्क और नजर आता है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर रूलिंग कोलिशन जो है उसमें इख्तलाफात हैं, और मतीउल्लाह जान साहब आप ये देखिए कि पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी, ये खबरें हैं कि वो जो कि परवेज इलाही साहब के लगाए हुए हैं, इस मौके के ऊपर वो रात देर तक बैठ के इंतजार करते रहे कि किसी वैसे करीम साहब मेरे ख्याल में तो बड़ी ज्यादती है कि एक गवर्नर जो गैर मुंतखब आदमी है वो सूबाई असम्बली के अंदर जो सियासी बयान आते हैं, अखबारों में छपने वाली खबरें, उनको बुनियाद आइन से निकाल देना। मतीउल्लाह जान साहब आइन के अंदर देखें ना, 6 महीने बाद गवर्नर 6 महीने को कहेगा कि आप एतमाद का वोट ले, हर 6 महीने बाद देयर मस्ट बी सम सॉलिड रीजंस ना, वो आइन कहता है। आपके ख्याल में सॉलिड रीजन आपको क्या देखें इस वक्त वहां पे कितनी थिन मेजॉरिटी है पंजाब असेंबली के अंदर, जो भी है, लेकिन गवर्नर का क्या, आप देखें ना गवर्नर के पास कुछ लोग गए होंगे, देखिए वो ऐसे गवर्नर के पास गए और जाके उन्होंने कहा कि जनाब ये नहीं हो, ये अक्सरियत नहीं रही है, अगर पार्लियामानी पार्टी काफ लीग की मीटिंग होती और उसमें अक्सरियत कहती कि हम असेंबली की तहलील नहीं होने देंगे, उसका गवर्नर कहता कि ये तो उनकी अपनी रूलिंग पार्टी जो है उसके अंदर दरार पड़ गई है, तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि आप नहीं, इसमें अगर देखें ना, बात ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि असेंबली टूट जाए, और अब देखना ये होगा, ये टेस्ट केस तो उनका आ गया कि भाई अब आके वो बचाएंगे वजीर आला को, अब वो वजीर आला को आगे बचाते हैं ये नहीं बचाते हैं, ये सामने आ जाएगा कल शाम 4 बजे आपके पास। गवर्नर ने जो अख्तियार इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में अखबारी खबरों के ऊपर इस तरह का अख्तियार ये सदर तो करता था 58(2)B का, मेरी बात सुनिए, भाई अखबार में आया करप्शन की स्टोरी है, हुकूमतें बरतरफ कर देते थे। 58(2)B का भी एक पूरा वो होता था, असेंबलियां बहाल हुई हैं उसके बाद, अगर ये गलत तौर पे इस्तेमाल हुआ है, एक मिसाल सुन लें, तो चौधरी परवेज इलाही साहब इफेक्ट हो रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब चले जाते आज अदालत के अंदर, नहीं चौधरी परवेज इलाही क्यों जाएंगे? खैर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर गवर्नर के कैसे चैलेंज करेगा? एक तरफ आप अखबारी खबर कहते हैं, एक तरफ आप अखबारी खबर कहते हैं, क्या पीटीआई नहीं कर सकती? नहीं देखे ना, पीटीआई करे तो क्यों नहीं कर रही? तो यही तो देखने वाली बात है, क्योंकि वो भी चाहते हैं
पीटीआई गवर्नर कह रहा है अपने हुक्म में कि इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है परवेज अलाई ने एक टीवी इंटरव्यू में। अब ये वजह है गवर्नर की एतमाद का वोट लेने की। अंदाजा लगाए। देखें, एक कयूम साहब बड़े ज्यादती हैं ये। नहीं, देखें मेरी बात सुने, एक तरफ ये भी तो ये है ना कि चौधरी एक तरफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि मार्च तक असेंबली नहीं तोड़नी मैंने, वो उसका भी बयान है। अब अखबारी खबरों के हवाले से, लेकिन अब ये अब गवर्नर सेटिस्फाइड है तो उसने ये इख्तियार इस्तेमाल किया। ये तो कानूनी पहलू हो गया। अब बताएं, आपके ख्याल में क्या अदम एतमाद तक नौबत आएगी या क्या परवेज इलाही एतमाद का वोट ले सकेंगे? यहाँ पे आपकी क्या राय है? देखें, ये फिर जो है घूम फिर के बॉल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर्ट में चली जाती है कि तहरीक इंसाफ के 145 या कितने जो भी हैं अरकान असम्बली जो है वो आके चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार करते हैं या नहीं करते हैं? सिर्फ तहरीक इंसाफ, जाहिर है तहरीक इंसाफ ही है ना। आपके ख्याल में नून लीग और अपोजिशन वाला कोई भी नहीं होगा? नहीं, अपोजिशन वाले होंगे तमाशा देखने के लिए आएंगे। तमाशा देखने के लिए और अगर परवेज इलाही के कुछ वोट कम हुए तो क्या वो वोट देंगे या कहेंगे नहीं जी हम आप जाएं जी? वो क्यों तो इसका परवेज इलाही तो फंस के दोनों तरफ। यहाँ पे आ गया ना कि यहाँ पे एतमाद का वोट देने के ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती है। नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते। नहीं 63A में दोनों हैं। 63A में दोनों मौजूद हैं, एतमाद का वोट भी और अदम एतमाद का भी। इस पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। वो 63A में यही है, सिर्फ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए है। वो जो डिफेक्शन की क्लॉज है नहीं मतीउल्लाह, उसमें दोनों इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है। ये मैं आपको दिखा देंगे क्योंकि अभी ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए। जो उसके बाद क्या होगा? फर्ज करें कि एतमाद का वोट नहीं लेते हैं, हाँ, तो फिर क्या होगा? तो नया वजीर आला आएगा। वो कहां से आएगा? और अगर नया वजीर आला नून लीग का होगा या परवेज इलाही ने कुछ तय किया होगा, फिर तो ये देखते हैं अब कहानी क्या खुदा क्या खुलता है। अदम एतमाद तक शायद नौबत ना जाए, आप ये कह रहे हैं। चलें, ये बड़ी दिलचस्प सी सिचुएशन है। क्या पीटीआई वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट देगी? और अगर पीटीआई नहीं देगी तो क्या फिर नून लीग देगी? और अगर नून लीग देगी तो किस शर्त पे देगी? क्या परवेज इलाही अब की बार बगैर किसी बड़े अमल के नून लीग के वज़ीर आला बन जाएंगे? और क्या आइन में ये है कि अगर अपोजिशन ये तय करे कि हमने वज़ीर आला को सपोर्ट करना है तो क्या वो नहीं कर सकते? क्या नून लीग जो है परवेज इलाही को एतमाद का वोट दे के वज़ीर आला बरकरार रखेगी अगर पीटीआई की तरफ से परवेज इलाही के खिलाफ वोट ना पड़ी या उसको वोट पूरी ना मिली? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब 24 घंटे के अंदर हम सबको देखने में मिलेगा। और पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से एक नई तारीखी रकम होती आई है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।